नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। आज हम एक नई सीरीज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप इन सभी वीडियोस को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 14 को, जिसमें 3 नंबर के छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम तो क्वेश्चन फॉर्मेट में ही इसको शुरू करेंगे। पाठ का नाम है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। पहला प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है, जरा समझना। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि में के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात कि ये देश है ए और एक निश्चित समय, मान लो 1 वर्ष है, इस देश के अंदर, इस देश की सीमा के अंदर जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हुई हैं उन सभी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, ये वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये निश्चित समय अवधि भारत में क्या है? भारत में इसको वित्त वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्त वर्ष अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद एक जैसे ही टर्म है, ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। सकल घरेलू उत्पाद, कभी कभी जीडीपी इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो आप ये ध्यान रखें। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है? जीडीपी क्या होती है? मान लीजिए कोई एक देश है तो उसकी सीमाओं के भीतर एक वित्त वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हो रही हैं उनके मौद्रिक मूल्य के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बात करते हैं आगे। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? हमने राष्ट्रीय आय जान लिया। अब हम हमारे देश की मान लो जनसंख्या है 1 अरब 30 करोड़, तो जितनी राष्ट्रीय आय है उसमें हम 1 अरब 30 करोड़ का भाग दे देंगे तो हमें प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय, औसत राष्ट्रीय आय का पता लगेगा। तो सीधी सी बात है, देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। फॉर्मूला क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब व किसने की गई? व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए गए किसी के द्वारा, तो वो सबसे पहले किसने करे? वो थे दादा भाई नौरोजी 1868 में। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में किया गया। अब भारत आज़ाद होने के बाद क्या प्रयास हुए? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है या किसने शुरुआत करी थी? 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी जिसको राष्ट्रीय आय समिति कहा गया। राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य शुरू किया, लेकिन ये कार्य वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न बनता है, CSO का पूरा नाम व इसका कार्य लिखिए। CSO का पूरा नाम अभी हमने पढ़ा। CSO का पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। अब अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसके क्षेत्र क्या हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि अधिकतर इसमें कृषि क्षेत्र की गतिविधियां ही शामिल होती हैं। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तीसरा तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कौन सी होती हैं? इसमें प्राथमिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है, जैसे कपास की खेती, डेयरी, खनन आदि। मतलब कृषि से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और कृषि की सहायक क्रियाएं जैसे डेयरी और खनन भी, इसमें पशुपालन ये भी शामिल होती हैं, इसलिए इसे सहायक क्षेत्र भी कहते हैं।
द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में एक नई वस्तु बनाई जाती है, तो द्वितीयक क्षेत्र में, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है, तृतीयक क्षेत्र की कुछ नवीन सेवाओं के नाम लिखिए। ये तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें सेवाएं हैं, जैसे द्वितीयक क्षेत्र में मान लो बिस्किट का पैकेट बना है तो उसको बाजार तक पहुंचाना, बाजार से ग्राहक तक पहुंचाना, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवाएं, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, रोडवेज हो गया, रेलवे हो गया, ये सब सेवाएं हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ नई सेवाएं इस क्षेत्र में आई हैं, वो बहुत ही बड़ी कारगर साबित हुई हैं। जैसे इंटरनेट कैफ़े की मदद से हम दुनिया भर से कोई भी सामान बातचीत कर सकते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी एक प्रकार की सेवा है। तो इंटरनेट की मदद से एटीएम, बैंकों में लगने वाली लंबी लंबी लाइन को छोटा कर दिया है। एटीएम हम रात में भी इसकी सेवा ले सकते हैं। ई किशोक, ई मित्र, सरकारी कार्यालयों में जो भीड़ रहती थी, सरकारी कार्यालयों के जो चक्कर लगाने पड़ते थे लोगों को, आज वो बहुत आसान हो गए हैं। किसकी सहायता से? ई मित्र की सहायता से। कॉल सेंटर से हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तृतीयक क्षेत्र की कुछ नवीन सेवाएं हैं। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण लिखिए। तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं? तो देखेंगे, कोई व्यक्ति है, वो संचार मतलब फ़ोन वगैरह से बात कर रहा है। किससे? बैंक से उसे पैसे लेने हैं। क्या करेगा? व्यापार करेगा। और व्यापार करने के लिए अब कोई सामान लाएगा तो उसको परिवहन चाहिए। परिवहन से सामान लाया तो घर या कहीं गोदाम में भंडारण चाहिए। तो ये तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, परिवहन और भंडार। विकसित देशों में कौन से क्षेत्र में अधिक रोजगार है वर्तमान में? तो विकसित देशों में ज्यादातर रोजगार वर्तमान में सेवा क्षेत्र में ही नियोजित है। धन्यवाद।